टी टी अच्छा T5 QP हो गया? अच्छा हो गया ना? सर रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड ना? यस स्टार्टेड सर। অ্যাপ কাজ করছে না, আমি লাস্টে ওয়েবে ঢুকলাম। ওয়েবে অনেক কিছু বোঝা যায় না, মানে স্ক্রিন शेयरिंग আমি বুঝতে পারি না, बहुत झमेला इधर। वो ऐप देख कुछ प्रॉब्लम हो गया उसमें, और वेब यूज नहीं होता तो उसका सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, सब कुछ आज एकदम नेगेटिव जा रहा है। ठीक है सर, दिख रहा है स्क्रीन तुम लोगों को? अच्छा मैंने कुछ होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क। हेलो हेलो, तुम लोगों से कोई बात कर रहे एक बार? यस सर। हाँ नहीं এবারে কথা বলতো। यस सर। हेलो আরেকবার কথা বল, স্যার স্যার আওয়াজ আসছে? ঠিক আছে ठीक है। अब वो लोग आवाज मेरे कान को ही आ रहा है। अरे सब गड़बड़ा गया, पता नहीं सर, पता नहीं ये कौन सा नशा कर लिया। हम लोगों को भी नशा में डाल दिया। अच्छा देखो सैलरी में देखते देखते बहुत कुछ हो गया, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, फीस कमीशन, बोनस कॉन्सेप्ट, अलाउंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर परक्विजिट्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में पहले ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करके रखा था। आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर अगर हो जाएगा तो बेहतर होगा। अच्छा प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करवाया था, दैट इज प्रोविडेंट फंड, है ना। उसमें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशंस को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, उसको मैं बाद में एक बार अपडेट करके आप लोगों को फाइनली लिखा दूंगा सर, ठीक है। एक बार मुझे गो थ्रू कर लेना चाहिए क्या मैंने क्या गड़बड़ लिखा दिया और उसमें क्या ठीक हुआ है। जो होमवर्क था उसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद बाकी पॉइंट में डिस्कशन करते हैं। तो 27 बोला ना तुम लोग? यस सर। ठीक है। ये सब हुआ था, है ना। प्रोविडेंट फंड सारे के सारे, यूआरपीएफ, एसपीएफ, ये क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा कर लो। Mr. X an employee of P Limited providing following info for previous year 23-24। बेसिक बोला है 15,000 पर मंथ, डीए बोला है 20% ऑफ बेसिक, 40% रिटायरमेंट बेनिफिट में चला जाएगा, कमीशन है 200 टका पर मंथ, बोनस है 30,000, टीएए माने ट्राइबल एरिया अलायंसेस, सीईए माने चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस, एंड एचआरए माने हाउस रेंट अलायंसेस, उसमें रेंट पे तुमने किया था 2500 पर मंथ का, टिफिन अलाउंस दिया है 200 टका पर मंथ का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड बोला है 2000 पर मंथ, राइट। तो he received interest of rupees 19,000 at the rate 11% पर annum के हिसाब से। कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड सैलरी, अगर प्रोविडेंट फंड आरपीएफ है, अगर प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ है, अगर प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। मोटा मोटी सारा पॉइंट ही आप लोगों को मैंने क्लियरली समझाया था। एक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको मैं बाद में डील करता हूँ सर। पहले एक काम करते हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाते हैं सर। तो तरीका कुछ ऐसा करते हैं, जिन लोगों ने कर लिया वो मेरे साथ साथ थोड़ा सा करते चले। एक काम करो सर, एक पर्टिकुलर कॉलम बना लो, हाँ मैंने इट्स नॉट सैलरी शीट, इट्स जस्ट मैंने फॉर्मेट जस्ट एक बना रहे, क्योंकि एक साथ तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर हेडिंग बना लेते हैं, एक आरपीएफ का हेडिंग बना लेते हैं, एक यूआरपीएफ का हेडिंग बना लेते हैं, और एक एसपीएफ का हेडिंग बना लेते हैं। मैंने एट ए टाइम में तीन ही क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें अगर आप क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताओ सर, बेसिक कितना है? बेसिक बोला था 15,000 पर मंथ। तो 15,000 पर मंथ अगर बेसिक है तो फिर पर्टिकुलर में बेसिक 15,000 इंटू 12 कर देंगे। हाँ 15,000 पर मंथ, हाँ 1,80,000, ठीक तो वेरी गुड सर। तो ये 1,80,000 यूआरपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और एसपीएफ सब में बैठेगा। हाँ सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डीए सैलरी का पार्ट ही होता है ना सर, तो डीए का क्या करेंगे सर, कौन सा वाला हिस्सा लेंगे? 20% ऑफ बेसिक या 40% ऑफ आरपी? 20% ऑफ बेसिक, वेरी गुड सर। तो बीए का 20% ऑफ बेसिक, तो 1,80,000 का 20%, तो 20% ऑफ बेसिक कितना हो जाता है? 36,000। तो 36,000 यहाँ पर भी, 36,000 यहाँ पर भी, और 36,000 यहाँ पर भी। आप लोग इसी तरह से किए थे घर पे? वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए मैच कर लेते हैं। कमीशन, कमीशन के बारे में क्या बोला सर? कमीशन बोला 200 पर मंथ, तो 200 पर मंथ माने एनुअली कितना हो जाएगा? 2400, 200 इंटू 12, 2400। इधर भी हो जाएगा 2400, इधर भी हो जाएगा 2400। कमीशन हो गया, बोनस 30,000। अच्छा, बोनस 30,000 माने पूरा फिक्स्ड ही है ना? बोनस मंथली होता है क्या? थर्टी 30 30। अच्छा, ट्राइबल एरिया अलायंस का क्या रूल सिखा था आप लोगों ने? 200 पर मंथ एग्जेंट, और क्वेश्चन में कितना गिवन था? 300 पर मंथ। तो फिर हिसाब क्या बनेगा? ऐसे दिखाओ सर, 300 माइनस 200 इंटू 100। ठीक है, दिखाओ ऐसे। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है सर। तुम अगर 100 इंटू 12 करोगे तो एग्जामिनर सोचेगा भाई ये 100 इंटू 12 क्यों किया, तो बेहतर है कि भाई 300 माइनस 200 कर दो, एग्जामिनर को खुश कर दो, है ना? एग्जामिनर को खुश करना पड़ता है। ठीक है, 1200 हो गया है ना? इधर 1200, इधर भी 1200, इधर भी 1200। चलो, CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला था? 1800 টাকা पर मंथ, 1800 টাকা। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस 180 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो बोलो क्या किया आपने? हाँ? वेरी गुड, वेरी गुड। रूल कहता है कि 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, दिस इज द रूल्स। तो तुमको क्या देखना चाहिए कि पहले तुम ये हिसाब कर लो, तुमको टोटल मिला कितना है। तुमको टोटल मिला है 180। ठीक है, सो 180 इंटू 3 नहीं सर, 180 टोटल। तो 180 टोटल इंटू 12 कर दो, तो पूरा 12 महीने में तुमको कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है ये तुमको पता लग रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला कि फॉर 3 चिल्ड्रन आपको ये मिला है,
तो अगर ऐसे देखा जाए तो 60-60-60 करके तुम 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट डजंट मैटर, क्योंकि अभी हमको क्या चेक करना है, हमारा रूल कहता है कि 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ही तुमको एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन 100 तो मैक्सिमम है, 100 तो मैक्सिमम है। तो अगर तुम 180 को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हारा एक एक बच्चे के लिए अलाउंसेस होता है 60, तो तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा 60 इंटू 2 इंटू 12। यही किया ना सर? गोपाल ने तो बताया, एकदम सही बता दिया, 60 इंटू 2 इंटू 12, तो 180 इंटू 12 तुमको टोटल में मिल रहा है, और 60% करके 2 बच्चे का 12 महीने का तुम एग्जेम्पशन कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 100 जाता है, मैक्सिमम रूल 100 है, लेकिन मैक्सिमम रूल 100 हो सकता है, बट मिला तो 60 ही है, मिला तो पर बच्चे का 60 है, तो पर बच्चे का अगर 60 है तो आपको 60 ही मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये वाला बात सबको समझ में आया? बोलो सर, जो लोग ऑनलाइन में हो प्लीज बताओ मुझे, ये वाला बात समझ में आया सर? अरे Yes, सबाई बुझते ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा? 720 720 उन्हीं का ठीक हो चलो ना, भूल करो पहले टोटल करे মানে টোটাল থেকে 100 ইনটু 2 ইনটু এরকম করে বাদ দিয়েছি, তাতে কত এসেছে? ভুল তো হয়েছে না, ভুল অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধা কি আছে? হ্যাঁ, ভুল অ্যাকসেপ্ট করতে তো অসুবিধা নেই, ব্যাপারটা তো ভুল হচ্ছিল ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर तुम देखो, कोई नॉर्मली ऐसे केस में लोग क्या गलती कर लेते हैं, 180 इंटू 12 टोटल मिला है ना, टोटल कितना होता है 180 इंटू 12 करने से 2160। अब अगर कोई बोलेगा कि 100 इंटू 2 इंटू 12 कितना होता है 2400, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये तो बनेगा नहीं। लेकिन रूल ये नहीं कहता कि 100 इंटू 2 इंटू 12 तुम माइनस करो, रूल कहता है कि 180 तुमको एक्चुअली पूरा मिला है, डिवाइडेड बाई 3 करो, 3 बच्चे भी 60 करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब तुमको जब डिडक्शन लेना है, ठीक है, तो मैक्सिमम 100 है सर, तो 100 के अंदर 60 आता है, तो 60 इंटू मैक्सिमम 2 बच्चे का एग्जेम्पशन तुम ले सकते हो, 60 इंटू 2 इंटू 12, तो तुम्हारा ये बच जाएगा कितना 1440, तो ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो फिर बाकी 720 टका क्या हो गया टैक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ तक हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। नेक्स्ट बताओ मुझे, टीएबी ले लो ना, टिफिन अलाउंस क्या करते हैं? टिफिन अलाउंस का क्या होता है? आप लोगों को पूरा एक लिस्ट दिया था, याद है? पढ़ाए थे किताब क्लास में, हाँ, पूरा एक अलाउंस का पूरा एक लिस्ट आप लोगों को मैं रीड करके सुनाया था कि अलाउंसेस का क्या होता रहता है। ये देखो, फुल्ली टैक्सेबल, ये देखो फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रेजिम, ठीक है, माने न्यू रेजिम एज वेल एज ओल्ड रेजिम। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पूरा पूरी, एंटरटेनमेंट बस सरकारी के केस में थोड़ा स्पेशल प्रोविजंस होता है, वो थोड़ा देख लेना है। डीए, ओवर टाइम, फिक्स मेडिकल, सिटी कॉम्पेंसेटरी, ठीक है, इंटरिम अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, टिफिन लंच डिनर अलाउंसेस, एक ही चीज है। एनी अदर कैश अलाउंसेस, वार्डन अलाउंसेस, नॉन पार्टिसिपेटिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप को छोड़ के एग्जेम्प्ट होगा। वेरी गुड सर, ठीक है, इस तरह से जानोगे तो टैक्स आसान हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे टैक्स कुछ नहीं है, बस नियम का खेल है और कुछ भी नहीं है। एक गाना है ना सर हिंदी में, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, हाँ? तो ऐसा टैक्स के लिए क्या गाना गाओगे? जिंदगी और कुछ भी नहीं, ये प्रोविजंस की कहानी है। और क्या गा सकते हो? टिफिन अलाउंसेस फिर कितना हो जाएगा? 2400 सब में जाएगा ना, आरपीएफ में भी, यूआरपीएफ में भी, एसपीएफ में भी।
2400 2400 2400। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, या अब आता है वो मेन खेल, वो एचआरए था क्वेश्चन में। अच्छा, एचआरए के बारे में क्या बोला? 1800 पर मंथ, रेंट है 2500। कहाँ का एम्प्लॉय है भाई? रहने का घर कहाँ मिल रहा है? कुछ बोला नहीं है तो फिर 40% लेना है, तो फिर इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में कर दो इसको, एचआरए का वर्किंग नोट कर दो। सेक्शन 10 सबसेक्शन क्या होता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन आदत डालो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है सर? लीस्ट ऑफ दी, कॉन्फिडेंस होने से तभी देना, नहीं तो मत देना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला पॉइंट है रेंट रिसीप्ट। कितना मिला है सर रेंट रिसीप्ट? हाँ, एचआरए रिसीप्ट तो है 1800 ना, एचआरए रिसीप्ट है 1800 पर मंथ, ठीक है। मैं मंथली रखता हूँ अभी। फिर पॉइंट बी में कर दो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी कैसे काउंट होगा इस केस में? डीए का आरबी पार्ट और कॉट रहने से कॉट, ठीक है। तो बेसिक रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना हुआ आपका? 2500 पर मंथ, है ना। और 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा? 15,000 तुम्हारा मंथली सैलरी है। इसके साथ तुमको प्लस क्या करना है? डीए का आरबी पार्ट, जितना तुमने डीए लिया था। डीए कितना क्वेश्चन में बोला था? 20%, यानी 15,000 का 20%, उसका 40%। কত হচ্ছে? 1200 ना, 1200। तो 15,000 और इधर 1200, टोटल करके उसका 10% लेना है। बताओ मुझे कितना हो रहा है? 880। वेरी गुड सर, सी। अच्छा, अब क्वेश्चन में और एक पार्ट आता है सर कि अगर KMDC यानी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अगर ऐसे किसी जगह में तुमको हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है तो 50% ऑफ सैलरी लिया जाता है। लेकिन अगर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई नहीं है, KMDC छोड़ के, सर पता कैसे चलेगा? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सिटी, अगर क्वेश्चन में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के बारे में कुछ नहीं बोला तो चुपचाप 40%। और अगर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई छोड़ के कोई और भी शहर का नाम देता है तो आप 40% ही यूज करोगे। सर नोएडा देगा तो, सर बैंगलोर देगा तो, हैदराबाद देगा तो, बड़ा बड़ा शहर है ना ये सब। ये करंट अगर मूवमेंट देखो तो बैंगलोर कोलकाता से भी बड़ा है करंट मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मूवमेंट में नहीं है। कोलकाता इज मच मोर ग्रेटर देन बैंगलोर, मतलब उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एज वेल एज पॉपुलेशन का ओवरऑल फ्लो। रिसेंट फ्लो देख के आप जज्बाती मत हो जाना, जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस रूल को अप्लाई ना करते हैं, ठीक है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल हैदराबाद, बैंगलोर को इसमें इंक्लूड करता है, तब तक बात ऐसे बड़ा शहर है ना, 50% करना चाहिए। हैदराबाद एयरपोर्ट अभी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, मैंने वर्ल्ड का जो इतना बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं ना, हैदराबाद एयरपोर्ट, केविन पेटरसन बोल के एक फेमस इंग्लैंड का क्रिकेटर है, हैदराबाद एयरपोर्ट देख के वो पूरा चौंकाचौंध हो गया, बोले भाई कहाँ आ गए। मतलब इंडिया का एयरपोर्ट देख के खुश हो रहा हूँ मैं। मैंने वो बोल रहे कि ग्लोबल पैरामीटर पे जैसे अमेरिकन एयरपोर्ट या लंदन का जो क्या क्या बोलते हैं उसको, लंदन एयरपोर्ट का नाम क्या है? हिथ्रो, ठीक है, हिथ्रो एयरपोर्ट, बोले वैसा एयरपोर्ट इंडिया में ऐसे बैंगलोर एयरपोर्ट में देखा हूँ। अच्छा, दिल्ली तो बहुत बड़ा है, दिल्ली के इस पार से उस पार तुम मैंने सारा दिन एक बार घूम के आओगे ना, मैंने शरीर माथा खराब हो जाएगा, इतना बड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट। और बैंगलोर इज रियली ब्यूटीफुल, मैंने बैंगलोर में तो कहाँ आ गया भाई, इतना ब्यूटीफुल। हैदराबाद में नहीं देखा,
मौका मिलेगा तो वो भी देख लूंगा। कोलकाता एयरपोर्ट इट्स ओके ओके। कोलकाता में क्या है ना, अभी इंटरनेशनल बिजनेस का फ्लो बंद कम हो गया है कंपैरेटिवली, इसलिए कोलकाता का थोड़ा सा डाउनफॉल जा रहा है। डोमेस्टिक के लिए ठीक है। एक्चुअली कोई भी सिटी का एयरपोर्ट सुंदर होगा ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लो कितना होगा। अभी इंडिया में 3 एयरपोर्ट ऐसा है जो इंटरनेशनल फ्लो में बेस्ट है, एक मुंबई, एक दिल्ली, एक बैंगलोर और एक हैदराबाद। इससे पता चलता है कि उस एरिया का ग्रोथ, उस एरिया का इन्वेस्टमेंट एरिया, इससे पता चलता है। कोलकाता आता है टॉप 10 में तो है, बट ग्रोथ में नीचे है। हाँ? थोड़ा दिन और कोलकाता का चित्र बदल जाएगा, बदलने वाला है। 2400 HRA, तो फिर HRA कितना हो गया सर? 880। अच्छा, इधर 40% ऑफ सैलरी, 40 मैंने 16,200 पे ना, 40% ऑफ 16,200 कितना था? 40% ऑफ 6,400, सही बोला ना? ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली हिसाब क्या बनता है? अरे भाई हाँ बोलता है, बोल तो रहा है, बोल देखो इसमें से 880 मेरा एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि दिस इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ना। मेन पॉइंट क्या था? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो जो सबसे कम होगा वो लीस्ट होगा। तो 880 अगर लीस्ट होता है तो फिर टोटल जितना तुमको मिला था उसमें से एग्जेम्पशन को माइनस करना है। तो अगर तुम माइनस करते हो तो HRA रिसीव्ड 1800 इंटू 12 कितना हो रहा है? 21,600 माइनस कर दो एग्जेम्पशन 880 इंटू 10,560 माइनस करके कितना रहे? सबका आया था? ये ऑनलाइन है, बोलो रे सर, आया सबको? आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. प्रिया, अभिजीत, आर्या, शालिनी, शोभनीता, ओके सर। तो HRA हो गया 11,040, 11,040, 11,040, 11,040। Now comes to the important part, सारा ही important है। क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग, ये एक्चुअली RFA का क्वेश्चन था, सॉरी RFA बोल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन था। इसमें 2,000 टका पर मंथ आप प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हो और उसमें बोला है अब तेरा प्रॉब्लम देख तो क्लियर कर इसको। उसमें वो प्रोविडेंट फंड में 2,000 करके कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 19,000 एट द रेट ऑफ 11% करके। यही बोला था ना मैं क्वेश्चन में, 2,000 per month employer contribution to provident fund and he received annual interest of 19,000 at the rate of 11% बोलते। ठीक है, अब आपको पूछता है कि भाई इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा इन केस ऑफ RPF, इन केस ऑफ यूर PF एंड SPF एम्प्लॉयर। हाँ, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टू प्रोविडेंट फंड पे आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 2,000 टका पर मंथ है, तो एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 24,000। ठीक है, 24,000 हो गया। अब ये 24,000 इसमें से माइनस क्या होना चाहिए? 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी कितना होगा? उसको टोटल सैलरी कितना मिला है? बेसिक मिला है 1,80,000 का, है ना? और हाँ नहीं, आरबी पार्ट लेना है ना।
ठीक है, ठीक है। 1,80,000 के साथ डीए का आरबी पार्ट लेना है ना सैलरी काउंटिंग में, तो 1,80,000 और डीए का 36,000 का 40% कितना होता है 14,400। मैंने तुम्हारा सैलरी हो जाएगा 1,80,000 प्लस 14,400। ये कहां से आया, ये आया सर नॉर्मल डीए का जो परसेंटेज आरबी पार्ट, ठीक है, उससे मिला है सर। तो 1,80,000 प्लस 14,400 टोटल करके जितना आएगा उसके साथ इंटू करोगे 12%, तो कितना हो रहा है सर? अरे बोल, सैलरी 1,94,400, उसका 12% करके बता सर। 23,328। तो 24,000 से 23,328 को माइनस करो सर, 672। ये 672 क्या है टैक्सेबल, और ये जो 23,328 है एग्जेम्प्टेड। समझ में आया? বুঝতে পারলি? ये শিল্পা 672 টাকা ট্যাক্সেবল হলো। এটাই হচ্ছে মেন সবথেকে পপুলার, सबसे ज्यादा यही पूछता है एग्जाम में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12% का सैलरी, ठीक है। माने जो तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का उसमें से 12% का सैलरी एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा टैक्सेबल होगा। तुम कुछ भी दिखाओ सर, आंसर सेम होना चाहिए। तुम देखो मैं यहाँ पर टोटल करके फिर 12% किया, तुम अगर मंथली को इंटू करके फिर करते तो भी मतलब सेम होना चाहिए। तुम नाक को ऐसे करो, ऐसा करो, फिर नाक पे आना है, ठीक है। तो 672। बट एक चीज का ध्यान रखें कि प्रेजेंटेशन जो आप करोगे वो एग्जामिनर को समझना है। ऐसा मान के एग्जाम में लिखना जैसे एग्जामिनर को कुछ नहीं है, ठीक है। सर एग्जामिनेशन का मतलब वही है कि आपको रीड करके आपको समझाना है, अच्छा आप समझा सके। इंटरेस्ट, अच्छा क्वेश्चन में 19,000 का इंटरेस्ट वो अर्न किया था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे उसको इंटरेस्ट मिला था। क्वेश्चन ने बोला था ना कि 19,000 इंटरेस्ट मिला 11% रेट में, ठीक है। और रूल कहता है कि 9.5% तक रेट एग्जेम्प्टेड है, 9.5 के ऊपर जितना मिलेगा वो टैक्सेबल है। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला 19,000 मिला। अब मुझे एक चीज बताओ, 11% 9.5 से कितना ज्यादा होता है 1.5, तो 19,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 11 मिल जाएगा। 25 मैंने 91, 90 के बाद 9 है ना, वो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मैं तो 1 लिखा, आपको जो लिखना 2591, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन है सर कि ये जो दो पॉइंट यहाँ पर दिया आरपीएफ में 672 और 2591, क्या यूआरपीएफ में और एसपीएफ में इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट होगा? नो टैक्स, यहाँ पर कुछ इसमें बेसिकली किसी भी तरह का टैक्सेबिलिटीज नहीं आएगा, ठीक है। ना तो एसपीएफ में होगा ना तो यूआरपीएफ में होगा। ये बात हम लोग लास्ट क्लास में लिखे भी थे, है ना। एसपीएफ में देखो, एसपीएफ क्या बोलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो टैक्स ट्रीटमेंट। ये एसपीएफ बोलता है। एसपीएफ का सिर्फ पेमेंट के टाइम पे पेमेंट इवन रीपेमेंट ऑफ एसपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। और यूआरपीएफ क्या कहता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यूआरपीएफ एंड एसपीएफ में हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर, डैश। अब बोथ साइड को टोटल करके टोटल करो, आरपीएफ का टोटल, यूआरपीएफ का टोटल, एसपीएफ का टोटल। मैच किया, घर पे भी सेम आया था गोपाल? पूछ रहा हूँ मैं, तुमको संदेह नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। वही नेक्स्ट बताओ, यूआरपीएफ का बताओ।
26376 और एसपीएफ का सेम ही है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है सर? मैं सैलरी स्टार्ट करने के टाइम पे बोला था कि बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है, এতগুলো ডিভাইড বলতে সবেতে হবে না তো। सुनो सुनो, ए शिल्पा मेरे को जो पूछ रहे हैं आप लोग को समझ में, शिल्पा बोल रहे कि इतना सारा डिवाइड थोड़ी हो, तुमको कोई भी एक फंड में पैसा मिलेगा। अब ये केस टू केस है, जैसे यहाँ पर आरपीएफ का क्वेश्चन पूछा, एग्जाम सिचुएशंस में तुमको सिर्फ यूआरपीएफ भी पूछ सकता है, सिर्फ एसपीएफ भी पूछ सकता है। হ্যাঁ, কোম্পানি টু কোম্পানি, যে কোনো কোম্পানি আছে যেখানে আরপিএফ ই চলে, এটাই সবথেকে পপুলার। अब यदि कोनो फंड के इनकम टैक्स कमिश्नर अप्रूवल अगर नहीं देता है तो फिर वो वाला यूआरपीएफ हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशंस अगर वो ऑर्गेनाइजेशन यूआरपीएफ में पैसा डालता है बिकॉज उस फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूवल नहीं दिया, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? और एसपीएफ नॉर्मली सरकारी प्रतिष्ठान में एसपीएफ चलता है, जैसे कि स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और इसके अलावा भी एक प्रोविडेंट फंड होता है जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलता है, जो नॉर्मली सैलरीड पर्सन से ज्यादा बिजनेसमैन यूज कर सकता है। ये एक साथ एक इंसान का सारा जगह में फंड का पैसा नहीं जाता, वो जाएगा उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन वाइज, या तो आरपीएफ में जाएगा उसका, या तो यूआरपीएफ में जाएगा, या तो एसपीएफ में जाएगा, या फिर वो सिर्फ पीपीएफ में पैसा डालेगा। হতে পারে যদি এরকম হয় তোর আরপিএফ এর যা ক্যালকুলেশন আছে সেটা হয়তো তোর আরপিএফ তোর ম্যাচুরিটিতে তুই তুলে নিতে পারিস। আর অন্য যে অর্গানাইজেশনে গেলে সেখানে ইউআরপিএফ চলে, তো ওটার রেকগনিশন পুরোপুরি নেই, তাহলে ওটার যা ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট হয় সেটা হবে। তুই যে অর্গানাইজেশন से যাবি সেই অর্গানাইজেশন से নিয়মের অনুযায়ী এটা হবে। मानो कि तुम अभी ए कंपनी में काम करते हो, वहां पर आरपीएफ है, फिर तुम बी कंपनी में जा रहे हो, वहां पर भी आरपीएफ है। तो अगर वो कंपनी चेंज हो रहा है, हर जगह में आरपीएफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी में तुम जिस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्या बोलते हैं उसको, कंपनी या फार्म में तुम जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आरपीएफ का अकाउंट भी कन्वर्ट होता जाता है। तुम चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम करो या जब तुम रिटायरमेंट कर रहे हो सकता है कि इन द मीन टाइम तुमने 5-10 ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर चुके हो, तुम्हारा प्रोविडेंट का पैसा जो है ना वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता जाएगा। तुमको बस एप्लीकेशन डालना होता है मे बी, ठीक है, कि मेरा पहले ये कंपनी था, अभी ये कंपनी हो रहा है, तो प्रोविडेंट फंड उसके हिसाब से मेंटेन हो जाएगा। मायर आचे बोले प्रोविडेंट फंड जिज्ञेस कर भी मैं, ठीक है, होगा प्रोविडेंट फंड होता है, सबका होता है। अगर माँ का अगर मान की कभी ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज हुआ है तो फिर उसमें से ये चेंज होके आ गया होगा। ये स्कोर जिस माँ के করবি প্রভিডেন্ট ফান্ডে ক টাকা আছে সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা হয় কিনা, আগে অর্গানাইজেশন কোথাও কাজ করেছে কিনা জানলে কি হবে, তোর এক্সপেরিয়েন্স হবে, বুঝতে পারলি? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है सर, विद लिटिल बिट क्या बोलते हैं चेंजेस के साथ। हाँ क्या बोलो बोलो, क्यों, क्या मन में क्या क्या बोला, कुछ बोल। अपने मन में ही बकता रहता है। चलिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। ये तुम लोगों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस का क्वेश्चन करा है कभी? चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, करो। ये सब सीए पे क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस पे, सोच समझ के जवाब देना। रूल तो पता ही है,
फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ 100 पर मंथ, क्योंकि बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। क्यों? बिकॉज जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन देता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो उसमें कितना बेनिफिट ले सकता है, इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम, ठीक है। तो जिन लोगों का गड़बड़ हुआ है वो गड़बड़ ठीक कर ले। CA तुमको मिल रहा है, मानो बच्चे का नाम लिख लो मुनिया एंड सोनिया। मुनिया को दे रहा है कंपनी, मुनिया के नाम पे 150 और सोनिया के नाम पे 75, 75, ठीक है। एग्जाम्शन कितना होगा और टैक्सेबल कितना होगा बताओ। हाँ बोलो सर। मुनिया को 150 दे रहा है और सोनिया को 75। हाँ टैक्सेबल होगा। एनुअल बोल रहे हैं, मंथली बोलना, अभी तो मंथली बोल रहे हैं। हाँ 50 और इधर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको एनुअल में कन्वर्ट करना है तो 50 टैक्सेबल हुआ, इंटू 12 कर दो क्योंकि सारा मंथली डेटा है। इसको इंटू 12 करने से जितना होगा वो एनुअल टैक्सेबल सैलरी शीट में आ जाएगा। কি বোঝা গেল? एक बार 12 করলে কি प्रॉब्लम है? अच्छा मेरे को पूछ रहे कि सर एक ही बार में अगर 12 करते तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस तुमको क्या करना पड़ेगा, 150 इंटू 12 करो, है ना, 75 इंटू 12 करो, पूरा तुमको जो मिल रहा है उसको तुम पहले टोटल करो, फिर 100 को 12 इंटू 12 करो, फिर 75 इंटू 12 करो, फिर माइनस करो, फिर जाके तुमको मिलेगा, ठीक है। इतना इतना झमेला तुम क्यों करोगे? तो क्योंकि तुम्हारा मेन रूल तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड है और तुमको मंथली डेटा में गिवन है ना। तो अगर मानो किसी को टोटल में दे दिया, टोटल जो दिया, मानो चिल्ड्रन एजुकेशन वाले एनुअली दे के रखा है, बट रूल इज व्हाट, रूल इज ऑन दी मंथली पैरामीटर, तो तुम उसको रूल को मंथली पैरामीटर में कन्वर्ट करके आंसर करो, इसमें सही होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और तुम्हें इंटू 12 अब क्या होना, मैं कहाँ गड़बड़ हो जाता है तुमको आगे समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट कहाँ गलती कर बैठते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ ये टॉपिक। CA exemption taxability, सोनटू मोन्टू कौन है भाई, कौन है किसका? सोनटू मोन्टू एंड झुंटू, नहीं हम सब बंगाल वाला नाम यूज करें, बिट्टू नॉन बंगाली में ज्यादा होता है, ये बांग्ला में ऐसा चलता है, सोनटू बेटा, मोन्टू, झुंटू, ऐसा गांव साइड में होता है। बाबू, बाबू तो कॉमन है, बाबू सोना, बाबू सोना, ठीक है, ये बंगाल का फेमस है बाबू सोना, वो भी कोलकाता में ज्यादा बोलता है, अमर बाबू सोना। चलो ज्यादा प्यार आ जाएगा तो बोलते हैं बाबाई, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। 150, 50 और झंटू को दे रहा है 80, ठीक है। एग्जाम्पशन बताओ और टैक्सेबिलिटी बताओ। बोलो रे ऑनलाइन वाले, बोलो बोलो। 100 फर्स्ट मुंटू टैक्सेबल 50 কারণ বেশি টাকা আমি কেন ট্যাক্সেবল করতে 80 रुपीस আছে তো কেন ট্যাক্সেবল করতে? सही सोचा है।
इसीलिए तो क्वेश्चन दिया था सर। देखो शिल्पा ने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। 150 सोंटू को मिल रहा था, एग्जामिशन 100 मिला, तो टैक्सेबल इसका हुआ 50, ठीक है। लेकिन मोन्टू और झोंटू में हमको किसी एक को चूज करना है, क्यों? रूल इज फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब क्वेश्चन ही उठता है सर 2 चाइल्ड में मैं किसको चूज करूं, है ना? 2 चाइल्ड में मैं किसको चूज करूं? मोन्टू को 50 रुपीज मिल रहा है और झुंडू को 80 मिल रहा है, एंड हम लोग को पता है कि 100 पर मंथ पर चाइल्ड तक मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। तो मैं 50 डिडक्शन की जगह 80 डिडक्शन करूँ ना, तो फिर गलती हो जाएगा। अगर कोई 50 करेगा तो ये रॉन्ग है, 80 डिडक्ट करो, ये सही है। क्योंकि तुम अपने क्लाइंट को ज्यादा बेनिफिट दोगे कि कम बेनिफिट दोगे? ज्यादा बेनिफिट दोगे ना, तो एग्जामिनर भी वही चाहेगा तुमसे। तो झोंटू 80 रुपीज इसको मिल रहा था, मैक्सिमम 100 है, तो फिर इधर 80 एग्जाम हो जाएगा, तो झोंटू का इधर हो जाएगा नील। तो फिर मोन्टू का पूरा 50 कर दो टैक्सेबल, तो ओवरऑल टैक्सेबिलिटी हो जाएगा सर 100 इंटू मैंने 1200। देखा स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ करते समझ में आ गया? वेरी गुड सर। हड़बड़ी में ना वो सोच ही नहीं पाता कि क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट और करो, कराते कराते पेज ही खत्म हो गया। क्वेश्चन गिवन है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 4800 फॉर 3 चिल्ड्रन, ओके। टैक्सेबल क्या होगा? सॉरी 4800 पर एनम है, पूरा साल भर का 4800 दिया है। बोलो कोई तो जवाब दो सर, इतना समय क्यों लगा? इतने ऐसा इसमें इतना सोचने वाला क्या था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो फिर तुम कहे सोच, तुम पहले डिवाइडेड बाई 3 कर रहे थे ना, डिवाइडेड बाई 3 कर रहे थे। ये तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 48 से तुमको पूरा मिल रहा है, इसमें से तुम माइनस करो 100 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है। तो 48 से तुमको टोटल में मिल रहा है, माइनस कर दो 100 इंटू 2 बच्चा 12 महीने के लिए, तो 4800 माइनस 2400 इक्वल्स टू 2400। इसमें डिवाइडेड बाई 3 करने का जरूरत क्यों नहीं पड़ा बोलो तो? क्योंकि ऑलरेडी 48 से अमाउंट इतना ज्यादा है कि डिवाइडेड बाई 3 करके इक्वल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। तो फिर तुमको इतना डिवाइडेड बाई 3 करके, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कर रहा था ना 60 करके कर रहा था, जरूरत नहीं है। বুঝতে পারলি? বিকজ এটা তো পুরোপুরি চলে আসছে, তাহলে এটাতে আমি কেন আর মাথা লাগাবো? रुपीज 150 पर मंथ पर चाइल्ड, 3 चिल्ड्रन। बोलो टैक्सेबल बोलो।
टोटल है 150 इंटू 3 इंटू 12, माइनस कर दो 100 इंटू 2 इंटू, तो बनेगा तुम्हारा, इधर बन जाएगा 5400 है ना, और इधर बन जा रहा है 2400, तो बन जा रहा है तुम्हारा 3000 टैक्सेबल है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट करो, CEA 150 पर मंथ, 3 चिल्ड्रन। Part child ছিল এটা তো part child নয়। मतलब मैं सोचा कि कम से कम मैं चैलेंज दे रहा हूँ तो कम से कम मेरे को हरा दो तुम लोग, मतलब मैं वही सोच के दे रहा हूँ और तुम लोग उसी में फंस रहे हो। ठीक है, मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग फंसो, जो नहीं फंसेगा वही ना कुछ कर रहा है, फिर तुम लोग फंस ही जा रहे हो बार बार। यहाँ पर 150 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं बोला, ठीक है। अब क्या, हाँ? अब और क्या है, हाँ? पहले बोलता तो मेरे को अच्छा लगता। हाँ, 150 पूरा मिल रहा है तुमको, ठीक है, मंथली बेसिस में, तो इसको ईयरली कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 1800, ठीक है। और तुम्हारा रूल क्या है एग्जाम्पशन का, 100 इंटू 2 इंटू 12, लेकिन तुमको मिलेगा क्या, इसमें तुम 150 को डिवाइडेड बाई 3 करोगे, तो पर चाइल्ड तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 50, तो मैक्सिमम एक चिल्ड्रन को 50 मिला है यहाँ पर, तो 50 इंटू 2 इंटू 12, तो बनेगा तुम्हारा 1200, 1200 माने इधर हो जाएगा 600। कभी कभी ना जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, इसीलिए मैंने, क्या होता है ना, मैं आप लोगों को क्या इसमें क्या चीज क्या सीख मिल रहा है बोलो तो, ऐसे ये अचीवेबल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट प्रॉब्लम है ना कभी कभी हम लोग ना इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, और खुश होके गलती करते हैं, और वो खुशी अच्छा नहीं है। इसलिए ना कृष्ण भगवान महाभारत में बोलते हैं कि ना पाने का खुशी होना चाहिए, ना देने का खुशी होना चाहिए, बस जिंदगी जीने का खुशी होना चाहिए। ये जो इंसान का एक नॉर्मल एटीट्यूड है ना, कि कुछ मिल जाए क्या कर लिया, तीर मार लिया, कुछ खो जाए मेरा सब चला गया, तो ये जो कुछ चले जाने से जो एकदम दिल पकड़ के बैठ जाना, और कुछ मिल जाने से जैसे दुनिया मिल गया, ठीक है, यही चीज इंसान को इतना प्रॉब्लम में डालता है। इसलिए इंसान को ना एक क्या क्यों बोलते हैं कि ऑलवेज एक एवरेज लाइफ जियो। एवरेज लाइफ का मतलब क्या है कि एवरेज लाइफ बने तुमको बहुत खुशी भी नहीं करना चाहिए और बहुत दुखी भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये बैलेंस सीख लिया ना जिंदगी में, तो जिंदगी बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए, मैंने तो कर लिया, मैंने तो कर लिया, और जब कुछ नहीं होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया, कुछ नहीं होता, भगवान मेरे साथ ही क्यों, हमारे साथ ही क्या हुआ ये रुको। अच्छा, ऐसा ही कुछ बोला उसमें। इतना प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम होता है कि लास्ट में बहुत इतना चैलेंज कर देता है कि सब आपको जैसे होता है। आप बोल के मेरे साथ तो पूरा इतना बड़ा प्रॉब्लम हम ही दिखते हैं जो हमको प्रॉब्लम बात कर रहा है, जो उसको 10 डेज के पावर दे देते हैं, जब तुम आपको आपको 9 डेज में एंजॉय करता है, लास्ट डे में उसको मालूम चलता है कि कुछ किया नहीं, इसलिए वो बोलता है कि ऐसा कोई अभी पूरा हो गया, तो उससे पूरा पूरा मतलब वर्ल्ड में क्योस चल रहा है, सारा जो कि एडिटर को उसको आजाद करना है। कोई सोचता है कि इस कंपनी को बॉस बन जाए, कोई सोचता है सीएस बन जाए, या बहुत सारे जो लास्ट में सॉरी बोलता है कि हम समझ गए कि आप जितना दिए हैं उतना सब कुछ सैटिस्फैक्शन है, उसे ज्यादा लाइफ नहीं। बहुत देखो मूवी भी कितना सुंदर होता है, वही चीज, ठीक है। इसलिए ना क्वेश्चन को जब तक कंप्लीटली पढ़े बिना
ये ना, ये देखो इसको बोलते हैं लोग ना, इसके लिए अलग से क्लास करने जाते हैं, ठीक है, एग्जाम उसको इसके लिए अलग से ना, वो बोलते हैं कि स्टूडेंट को ना प्रेशर रिलीज करने का अलग से क्लास दिया जाता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारा नोटिफिकेशन सर्कुलर निकाला कि स्टूडेंट को बहुत प्रेशर है, उसको प्रेशर रिलीज के लिए अलग से सेशन दो। अरे भाई अलग सेशन कुछ नहीं चाहिए, टीचर का ही काम है पढ़ाते पढ़ाते वो सीख भी देता जाए, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि कब क्या करना चाहिए, अपने माइंड को कंट्रोल क्या करना चाहिए, है। ये कोई वो मशीन पे डाल के क्या करना है, कुछ थोड़ी करना है, ठीक है। ये सब गलती नहीं होगा सर, हड़बड़ मत करना और ऐसा मत सोचना कि मेरे को सब मिल गया। ठीक है, चिल्ड्रन रेडियो जो जितना प्रॉब्लम हो सकता था मैं बता दिया। 2-3 केस में फंस गया ना सर। ठीक है, ये इजी था बट इम्पोर्टेंट था। ये सबाई बुझते पारलो? Yes sir. अच्छा, आरएफए के बारे में मैं बार बार बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। हो ही नहीं पाता आरएफए का क्वेश्चन, थोड़ा देख लो, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि रूल आपको ऑलरेडी पता है। बस आपको 3-4 केस का मतलब कनेक्टिविटी रखना पड़ता है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन मैंने बेसिकली ये एचआरए का ऑपोजिट बने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। आपको पता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मेट में लिखा था कि अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके एंड में आपको आरएफए नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉय आपको रहने के लिए घर दे रहा है, ठीक है, रहने के लिए अगर आपको घर दे रहा है, जिसको बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो एम्प्लॉयर का खुद का है, या तो वो घर एम्प्लॉयर ने खुद अपने पैसे से बनाया, जैसे बड़े बड़े कंपनी जैसे टाटा वगैरह ना अपने कॉम्प्लेक्स में घर बना देता है, फिर उसमें तो मतलब वो कंपनी का क्वार्टर बोलते हैं उसको, तो कंपनी के क्वार्टर में एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह देता है। तो ऐसे सिचुएशंस को आरएफए कहते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। और बहुत केस में एम्प्लॉयर बोलते हैं कि भाई हमारे पास घर नहीं है, आपको मैं रहने के लिए जगह दूंगा, आपको रेंट दे दूंगा, रहने के लिए जगह नहीं दूंगा मैं, आपको मैं रेंट दे दूंगा, उसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। बट वो हो गया अलाउंसेस, ये हो जाता है परक्विजिट, दोनों के नेचर में डिफरेंस है, समझ में सर। अब इसमें 2-3 अलग अलग सिनेरियो होता है एकोमोडेशंस का, इसमें आपको देखना चाहिए। इसमें आपको देखना चाहिए कि एकोमोडेशंस कौन दे रहा है। तो बोलते कि वेयर द एकोमोडेशंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मानो कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। सो अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको एकोमोडेशन देता है, तो उसका रूल क्या बताता है, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉइज आइदर होल्डिंग ऑफिस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और सच स्टेट्स, ठीक है। तो बोलते कि कितना होगा, अनफर्निश्ड होगा तो क्या होगा और फर्निश्ड होगा तो क्या होगा, माने सजा के घर दे रहा है कि बिना सजा के घर दे रहा है। फर्निश्ड माने बेसिकली आपको बेड अलमीरा वगैरह सब देगा, और अनफर्निश्ड माने कुछ नहीं, सिर्फ खाली घर देगा, बाकी सामान आप लेके आओगे, ठीक है। अब जो भी करेगा फर्निश्ड वाला या अनफर्निश्ड वाला, उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चन करते करते जहां मौका मिलेगा मैं आपको प्रोविजंस दिखा के रिपीट करा दूंगा, ठीक है। इसमें है क्या? हाँ दिया है सर। चलो, बोलते हैं मिस्टर सी एक फाइनेंस मैनेजर है, कहाँ काम करता है सर? एबीसी लिमिटेड में काम करता है। मिस्टर सी फाइनेंस मैनेजर है, एबीसी लिमिटेड में काम करता है। कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बेसिक दिया है 6000 पर मंथ, डीए दिया है 2000 पर मंथ, 30% आरबी है और बोनस दिया है 1500 पर मंथ, ठीक है। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1/4/2023, he occupied the same only on 1/11/2023.
ऐसे तो 1 अप्रैल 2023 में दिया था, पर उसने ऑक्यूपाई किया नवंबर में, ठीक है, उससे पहले कहीं और रहा होगा, अपने घर में था, कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स असेसमेंट ईयर 24-25। तो ऐसे सिनेरियो में आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्या सरकारी कंपनी में काम कर रहा है कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। प्राइवेट कंपनी में है, तो अगर प्राइवेट है तो फिर आपको आगे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर्टी उसने फर्निश्ड वाला मिला है कि अनफर्निश्ड वाला मिला है। क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? देखो लिखा है, एक एक शब्द मतलब रखता है, एक एक वर्ड मतलब रखता है। अगर खोल इतना मुश्किल भी नहीं डालेगा, क्योंकि फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड इसको एजम्पशन करके आंसर करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर फर्निश्ड कर, अगर आप मानो कि क्वेश्चन बोला ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी एक एजम्पशन करके क्वेश्चन करके आओ, अगर क्वेश्चन गलत माना जाएगा तो फिर नंबर मिल जाता है, लेकिन तभी मिलता है जब आप अटेम्प्ट करोगे तभी, ठीक है। अगर अटेम्प्ट करोगे तो फिर मिलेगा, लेकिन आपको मिलता है, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बिना अटेम्प्ट का कहीं मिलेगा? तुमने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर क्या सबको मिल जाएगा? गलत है तो नहीं, ऐसा नहीं है। अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, एजम्पशन लो, ठीक है, कुछ तो करके आओ कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा है, ऐसा होगा तो ऐसा है, मतलब तुम्हारा कोशिश को देखेगा ना, नहीं तो क्यों देगा फालतू में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको प्राइवेट कंपनी का रूल्स क्या है ये आपको पता करना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी का रूल्स क्या है? वेयर अकोमोडेशन टेकन बाय दी प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय, ये सर्कमस्टेंसेस में सरकारी था, यहाँ पर बोला था एनी अदर एम्प्लॉयर, वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्या ये एम्प्लॉयर का खुद का खरीदा हुआ है या फिर एम्प्लॉयर ने ये रेंट पे लेके फिर आपको दिया, ये भी काउंट कर तुम्हारे नीचे। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैं करा रहा था, इसमें क्या था? यही सब बातें, आरएफए का क्वेश्चन ऐसे आसान होता है। ये देखो, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई, ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। क्या लिखा है? इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम, हाँ, मतलब बेसिकली वो एक ही मतलब है। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम इन 1/23, he occupied the same only on 11/11/2023, तो उसने रहना शुरू किया बाद में, ठीक है, लेकिन घर उसको मिल गया 1/4/23 से। तो इसके लिए रूल कहता है, चलो आपको मैं दोनों रूल एक बार रिपीट कर देता हूँ। रूल कहता है कि अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने दिया है, ठीक है, और एम्प्लॉयर का खुद का है, तो 15% ऑफ सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख। अच्छा, ये मुंबई में दिया था ना, ठीक है। अब आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि मुंबई का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा ही होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है। तो 15% ऑफ सैलरी इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 एज पर सेंसस 2001। कोई बोलेगा कि सर 2011 वाला सेंसस आ गया है, अपना नॉलेज पॉकेट में रख सकते हो, ठीक है, कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पर इनकम टैक्स जो बोलेगा वही इंपॉर्टेंट है, बाकी अपना लॉजिक या फिर जियोग्राफिकल सेंस वो अलग है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 2001 को ही वो लोग मानता है। अच्छा, 10% अगर शहर का जनसंख्या 10 से 25 के बीच में हो, और अगर जनसंख्या उसके नीचे हो तो 7.5%। इसमें और कुछ बोला है, in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the employee during the previous year as reduced by the rent if any actually paid by the employee। तो फिर उसने ऑक्यूपाई कितना किया इस पे मैटर करता है। अच्छा, अगर रेंट पे लिया है, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके फिर दिया है, क्या बोलते हैं 15% ऑफ सैलरी, या फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, मैंने जितना रेंट पे किया है या पे करना है उस वो, या 15% ऑफ सैलरी जो कम होगा, और उसमें से अगर कोई रेंट एम्प्लॉय के पॉकेट से निकलता है उसको माइनस करना है। ये दो रूल लागू हो सकता है। चलो, तो उसने ऑक्यूपाई कब किया सर? नवंबर में किया है, तो नवंबर से लेके मार्च तक का काउंट करो, 24 का मार्च, 5 मंथ्स, 15, उसका सैलरी का काउंटिंग कैसे होगा? बेसिक है 6000 पर मंथ, तो देखो सिंपल है, 6000 इंटू 5, ठीक है, और डियरनेस अलाउंस का 2000 पर मंथ, ठीक है,
30% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट उसको लेना है अरबी पार्ट, तो 2000 इंटू 30% उसका भी 5 महीना, ये 5 महीना कहाँ से आ रहा है, जितना दिन वो ऑक्युपाई किया है, और बोनस 1500 पर मंथ बोला है, तो 1500 इंटू 5, तो ओवरऑल तुमको सैलरी, हाँ बोनस यहाँ पर आरएफए में काउंट होता है। नहीं, इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था। मैं आप लोगों को सैलरी काउंटिंग का फॉर्मूला नहीं सिखाया था एक दिन, देखो भूल गए आप लोग। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए मैं एक दिन आप लोगों को रीड कराया था, ठीक है, चलो फिर से एक बार रीड करा देते हैं। पहले यहाँ पर आंसर देखो, तो ओवरऑल आप कैसे करोगे, तो 6000 इंटू 5, 2000 इंटू 5, अच्छा 2000 का 30% लेना, मैंने ऐसे सिंपल करना 6000, फिर 2000 का 30% कितना हो जाता है रे, 600 और 1500 टोटल करके, तो टोटल करले कत হচ্ছে 7500 और 600 कत है 8100 इंटू 5 कत है 40500, ये 40500 इंटू 15%, ये हो जाएगा टैक्सेबल परसेंटेज 6075 टका, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठा है, मैं इसको थोड़ा सा शांत करने का कोशिश करता हूँ कि सर बोनस तो इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं लिया, ठीक है, सैलरी काउंटिंग में, तो फिर आज कहाँ से आसमान से टपका और खजूर पे लटका। चलो मैं आपका मन का दुविधा थोड़ा दूर करने का कोशिश करता हूँ। इसके लिए रूल है, आप लोगों ने इसको कॉपी में ना नोट डाउन करके रख लेना, लिख के रखो सर, लिख के रखो, मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं तो रोज रोज पूछोगे। सैलरी का मतलब नहीं यहीं पर होगा, ये रहा मीनिंग ऑफ सैलरी, ये मैं सामान्य नोट से बता रहा हूँ, लिख ले देखो, इस तरह से तुम लोग एक काम करो, एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर कर दो, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ अलाउंस, टर्मिनल बेनिफिट, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट एंड मीनिंग ऑफ सैलरी, 3 हेडिंग करो सर, करो सीरियल नंबर, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ अलाउंस और टर्मिनल बेनिफिट और वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स, माने अलाउंस कैलकुलेशन के टाइम पे, टर्मिनल रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन के टाइम पे, या फिर परक्विजिट वैल्यूएशन के टाइम पे आपको एग्जेम्पशन कैलकुलेशन के टाइम पे कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वो हर केस में सैलरी का मतलब क्या होता है। ऐसे हेडिंग क्या करोगे, हेडिंग करोगे मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी हेडिंग किया ना, ठीक है, तो 3 हेडिंग कर दो, और उसमें एक काम करो, ग्रेचुइटी पहले लिख दो, ग्रेचुइटी का मतलब भी लिख दो, ये रोज रोज आप लोग पूछते रहते हो इसलिए लिखा दे रहा हूँ, किसी काहे को चेंज करो। ग्रेचुइटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट, उसमें सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, नॉर्मल डीए, मैंने ग्रेचुइटी का नॉर्मल केस ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा के रखा मैंने, ठीक है, ग्रेचुइटी का नॉर्मल केस पेमेंट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट भी है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, ठीक है, बेसिक प्लस डीए। सेकंड, ग्रेचुइटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट, ये 2 नंबर केस में ना A B C D E करके लिख लेना, क्योंकि ये सब सेम काउंटिंग होता है, माने ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड वाला, पहले वाला क्या था, ग्रेचुइटी कवर्ड वाला, ठीक है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ग्रेचुइटी कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, और ये वाला हो गया ग्रेचुइटी नॉट माने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, नॉट कवर्ड। ग्रेचुइटी का नॉट कवर्ड, लीव सैलरी, HRA, RPF एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ये सभी केस में रूल सेम होता है। इसमें क्या होता है, बेसिक
प्लस डीए प्लस डीए का आरबी पार्ट प्लस कॉट। दिस इज द रूल। बेसिक डीए का आरबी पार्ट प्लस कॉट। कॉट माने कमीशन ऑन टर्नओवर। देखो वही बोला है, बेसिक सैलरी एंड डी&एस अलाउंसेस ई प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन कैलकुलेटेड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो इतना देर से हम लोग यही सब टॉपिक कर रहे थे, इसलिए तब तक हम लोग बार बार बेसिक प्लस डी आरबी पार्ट प्लस कॉट ऐसे कर करके सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अभी कुछ देर पहले आरपीएफ का क्वेश्चन भी तो सेम किया ना आपने। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन सर अब हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो है आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसके केस में सैलरी का मतलब चेंज हो जाता है। लिखो, थोड़ा बड़ा है लेकिन लिख लो, अब सिंपल लिख लो आरएफए बोल। ठीक है, आरएफए एंड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय एट ए कंसेशनल रेट। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन या फिर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट में घर देता है, तो इसमें सैलरी काउंटिंग के टाइम पे जितना पेमेंट करेगा, जैसे बोनस भी पेमेंट है, ऑल पे, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन और एनी मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, सब आएगा। हाँ, सारे के सारे पेमेंट आएगा, सारा का सारा अलाउंसेस आएगा, सारा का सारा बोनस भी आएगा। ऑल पे अलाउंसेस जो भी क्वेश्चन में रहेगा, ऑल पे अलाउंसेस, बोनस, कमीशंस और एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। এরকম কোনো ব্যাপার কমিশনের সাথে বোনাসের কোনো লিংক নেই। বোনাস অ্যাজ পার বোনাস অ্যাক্ট দেওয়া হয়, আর কমিশন বেসিক্যালি কেউ কোনো বিজনেসের সেলস গ্রোথ করলে তখন তার উপরে তাকে কমিশন দেয়। এরকম কোনো ব্যাপার নাকি বোনাস দিলে কমিশন পাবে না, কমিশন দিলে বোনাস পাবে না, এরকম। लेकिन सर इसमें ना एक एक्सक्लूजन है। ठीक है, इसमें एक्सक्लूजन क्या है कि बट नॉट इंक्लूड बोल के, मैंने सैलरी में काउंट नहीं होगा, मैंने बट एक्सक्लूड बोल के लिखो। डीए का आरबी पार्ट नहीं इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, मैंने बेसिकली कहना क्या चाहता है कि सारा पेमेंट आएगा, अलाउंसेस आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, मॉनेटरी पेमेंट आएगा, जो भी नाम है, लेकिन क्या नहीं आएगा, बट एक्सक्लूड, कभी भी डीए का आरबी पार्ट नहीं आएगा। डी&एस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सुपरएनुएशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं आएगा। इसका मतलब डीए का आरबी पार्ट नहीं आएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय नहीं आएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय नहीं आएगा। नहीं आएगा। 3 नंबर में लिख दो अलाउंसेस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई अलाउंसेस में सरकार ने टैक्स में एग्जेम्पशन करके रखा है, मैंने आप लोगों को लिस्ट पढ़ाया था, याद है ना, एग्जेम्पशन का पूरा लिस्ट पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई एग्जेम्पशंस, ठीक है, अलाउंसेस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, वो भी इसमें सैलरी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, लिख लो सर, लिख लो, अलाउंसेस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं होगा। 4 नंबर में लिखो वैल्यू ऑफ पार्क्विजिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। पार्क्विजिट का कोई भी तरह का वैल्यू जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आता है वो भी काउंट नहीं होता। एंड 5 नंबर में लिखो एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जैसे कि पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, जैसे कि पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लम्स, और लिख लिया, लिख लो सर, लिख लो। एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जैसे कि पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफाइड। ठीक है, या फिर पॉइंट नंबर 6 में लिख लो लम सम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट लाइक ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन और सिमिलर पेमेंट, इस तरह का कोई भी अमाउंट सैलरी में काउंट नहीं होगा। यानी बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट का जो मिलता है ना सर,
हाथ में रिटायरमेंट के टाइम पे, वो सब कभी भी सैलरी में काउंट नहीं। हाँ, एक ही बात है ना, लमसम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस माने तो रिटायरमेंट ही हुआ ना। तुम्हारा सर्विस टर्मिनेट कब होता है? जब खत्म होता है। और सुपर एनुएशंस भी बोल सकते हैं इसको कि सर्विस, तो उसमें क्या क्या मिलता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट का पैसा मिल सकता है, ग्रेचुइटी का पैसा मिल सकता है, लीव एनकैशमेंट का पैसा मिल सकता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में जो भी चीजें हैं वो भी मिल सकता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन हो सकता है। ठीक है, इस सिमिलर काइंड ऑफ कोई भी पेमेंट अगर तुमको जो बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट टाइप पेमेंट है, ये सब कभी भी सैलरी में काउंट नहीं होगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग आरएफ। बाकी जो भी पेमेंट है, बोनस है, अलाउंसेस है, सब आएगा, बट जो एक्सेप्शन है वो नहीं है, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये सवाई बुझते पार लो, सवाई लिख लो। सभी ने लिखा है सर? किरे लिखे जिसकी लिखिस नहीं सर 5 नंबर পয়েন্টার কত? 5 নাম্বারটা আরেকবার দেখাতে হবে, বলবি তো? স্ক্রল করে দিলাম, তারপর বলছিস। দেখ, पांच नंबरটা লিখে নে। ना ना लिखो, किताब में खो जाओगे सर, किताब में खो जाओगे, किताब में खो जाओगे, किताब में खो जाओगे। मैं जो जो पॉइंट को हाईलाइट करके लिखाता हूँ उसको लिखो, किताब में रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मैं जो लिखाऊंगा वो तो लिखना ही है सर, नहीं तो टैक्स इतना वास्ट है ना, तुमको पूरा माथा खा जाएगा पूरा। फिर भी समझ आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। सवाल रहेगा से इसीलिए ना मैं इनकम टैक्स पढ़ाने के टाइम में ना हड़बड़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन ग्रिप है ये एक बार स्टूडेंट के माइंड में बैठ जाए ना, फिर बहुत सारा चीज ये खुद भी रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर इसका स्टार्टिंग में ही अगर हड़बड़ करके ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, सारा करो तो हो गया, असरा हो गया, फिर बाद में ना वो जहां था वहीं पर रहेगा। वो बड़ा जंगल में घुसाने के बाद जैसे होता है ना, तुमको लगेगा कि तुम पेड़ में ताक लगाते रहते हो, ठीक है, ताकि क्या होता है, बड़ा जंगल में छोड़ देगा ना तो घूमते रहोगे, देखना लास्ट में तुम वहीं पर खड़े हो। जानते हो ये चीज, बड़ा जंगल के अंदर से निकलना इतना आसान नहीं होता है। तो पूरा कंप्लीट फॉरेस्ट होता है और आसपास में तुमको कोई रिवर वगैरह कुछ भी नहीं दिखता और तुम चाहते हो कि मेरे को यहाँ से निकलना है, इट्स नॉट एन इजी थिंग। तो क्या करते हैं ना, मार्क करते हैं। मार्क करने से तुमको, अगर तुम बाई चांस वापस आ जाते हो तो मतलब तुम समझ गए तुम खो गए, तब लोग हेल्पलेस हो जाता है, तब हेल्पलेस हो जाता है, और हेल्पलेस हो गया तब उसका तब वो चालू हो गया, पूरा इतना डिमोटिवेट हो जाता है ना, फिर और निकल नहीं पाता। अमेज़न में जैसे मानो कहीं पर भी कोई भी बड़ा जंगल के अंदर, वो बहुत लोग होता है ना सर, एडवेंचर का पागल होता है, चला तो जाता है, उसके बाद आजकल बहुत यूट्यूब में शॉर्ट्स भी आता है ना, मैं तो निकला क्या सोलो ट्रिप पे, सोलो ट्रिप। नेक्स्ट चलो, ये वाला समझ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात किया, सिंस मिस्टर सी ऑक्यूपाइड द हाउस ओनली फ्रॉम 1/11/23 we have to include the salary due to him only in respect of months during which he has occupied the accommodation, since salary for 5 months will be considered। क्योंकि रूल ऑक्यूपेशन भी बोला है, कंपनी ने कब से दिया है ये नहीं है, ऑक्यूपाई कब से किया है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रूल में ही मेंशन किया था। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है ना कि सर कब से ले, जब से कंपनी दिया है तब से ले, कि जब से वो रहना चाहे तब से ले, ये भी कंफ्यूजन होता है ना। तो ये वाला बात थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, जब से ऑक्यूपाई किया है तब से, इसीलिए तो हम लोग बार बार 5 को लिए हैं, है ना, ये 5 उसी बात का गवाह है। अच्छा, सेम एग्जांपल को फॉलो करके यूजिंग द डेटा गिवन इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन, compute the value of perquisite if Mr. C required to pay a rent of ₹1000 per month to the company for the use of this accommodation। मतलब अगर सेम चीज पे अगर उसका पॉकेट से कुछ निकलता 1000 टका पर मंथ के रूप में, तो कंपनी बोल रहे ठीक है आपको देंगे, लेकिन 1000 टका पर मंथ का हम लोग रेंट लेंगे, तो उसका हिसाब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to see whether the accommodation is provided at a concessional rate। ये चीज पहले देखना। If the value of accommodation computed in prescribed manner exceeds the rent recoverable or payable by the assessee,
accommodation would be deemed to have been provided at a concession rate. एग्जांपल के रूप में हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं कि 40,500 का 15% जो कि 6,075, तो 15% ऑफ सैलरी वुड बी ऑलरेडी हुआ है. तो द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय इज 5,000, 1000 into 5. So since 15% of salary exceeds the rate recovered from the employee, the accommodation would be deemed to have been provided at a concession rate. मैंने पता कैसे चलेगा कि accommodation concessional है? वो पता ऐसे चलता है कि जैसे कि जो मेरा टैक्सेबल बना वो बन गया क्या 15% ऑफ सैलरी जो कि हुआ है 6,075, और अगर 1,000 टका करके 5 महीने का उसके पॉकेट से जाता है तो उसका पॉकेट से कितना जा रहा है 5,000. तो अल्टीमेटली 6,075 से 5,000 माइनस करने से कौन सा ज्यादा है 6,075 ज्यादा है. इसका मतलब वो कंसेशनल रेट भी उसको मिला है ना. जितना भी डिफरेंस हो कंसेशनल तो हुआ ना. तो ये बात तो वही बोल रहा है कि यूजिंग द डेटा गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट if Mr. C is required to pay a rent of ₹1,000 per month to the company for the use of this accommodation. इसलिए क्या बोला हम लोग को ये चेक करना है कि कंसेशनल रेट है कि नहीं. तो कंसेशनल रेट कैसे पता करेंगे? जो मेरा सैलरी का 15% बना था उससे क्या मेरा पॉकेट से ज्यादा निकला है. अगर ज्यादा निकल जाएगा तब तो कंसेशनल रेट नहीं है. अगर ज्यादा निकल जाता, अगर ये 5,000 से ज्यादा 6,075 से ज्यादा होता तब इसको हम कंसेशनल नहीं बोलते. तो फिर हमारा हिसाब क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कर लो सर, कर नहीं रहे आप लोग. वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 6,075 और रेंट पेड बाय एम्प्लॉय 5,000. तो परक्विजिट वैल्यू कितना बनेगा 1,075. ये टैक्सेबल होगा. ये 1,075 परक्विजिट टैक्सेबल होता है सर. अगर कोई चीज परक्विजिट है तो वो टैक्सेबल है. हाँ, अलाउंसेस में जो तुमको एग्जेम्पशन मिल सकता है वो एग्जेम्पशन के बाद तुमको टैक्सेबल करना है, और परक्विजिट वैल्यू जो भी निकलेगा वो टैक्सेबल है. तो फर्स्ट मिलना तो जरूरी है. फर्स्ट मिलना तो जरूरी है. टैक्सेबल तो पार्क्स माने क्या? तुमको बेनिफिट दे रहा है. माने बेसिकली कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल है. टैक्स देने के साथ क्या लेना है? टैक्स तो सरकार बोलेगा कि भाई अगर तुमको ये दिया जा रहा है तो ये बेनिफिट है, हम इसको सैलरी में काउंट करेंगे तो तुमसे टैक्स लेंगे. इसके साथ बेनिफिट लेने ना लेने का तो कुछ नहीं. बेनिफिट अगर कंपनी तुमको दे रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल पे तो तुम नहीं लोगे. सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा इस चक्कर में तुम छोड़ दोगे, है ना. हो सकता है कि तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है, ये भी तो हो सकता है क्योंकि तुमने इतना सारा पैसा LIC प्रीमियम में डाल दिया, माँ बाबा के मेडिकल इंश्योरेंस में डाल दिया, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, ठीक है. हाँ डाल सकते. PPF में पैसा डाल सकते. मिनिमम 500 से स्टार्टिंग है, आप मल्टीपल जितना कर सकते. अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है. PPF में कैसे डाल सकते हैं मैं बताता हूँ. अच्छा सेम, अच्छा समझ में आ गया 1,075 का केस. अच्छा उसी क्वेश्चन में फिर से कंटिन्यूएशन कर रहा है. Using the data given in illustration 14, compute the value of perquisite if ABC Limited has taken this accommodation on a lease rent. देखो अब कहानी चेंज हो रहा है. वही घर अगर एम्प्लॉयर रेंट लेके फिर आपको देता, जो बात हम लोग उठाए थे पहले, 1,200 टका पर मंथ कंपनी का रेंट है एंड मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ 1,000 टका पर मंथ. कंपनी का अकोमोडेशन का रेंट है 1,200 पर मंथ और मिस्टर सी को देना पड़ेगा 1,000 टका पर मंथ. तो इसमें परक्विजिट वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले समझ लो फिर लिख लो. देखो तो here again we have to see whether accommodation is provided at a concessional rate. फिर से देखना है. In this case accommodation taken on lease by the employer, माने एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे लिया और फिर आपको रेंट दे रहा है. तो the accommodation would be deemed to have been provided at a concessional rate if the rent paid by the employer or 15% of salary whichever is lower exceeds the rent recoverable from the employee. We know that. तो 15% of 6,075 कितना है? सॉरी 15% ऑफ सैलरी हो जाते हैं 6,075 जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो चुका है. रेंट पेड ABC Limited has taken this accommodation and lease rent 1,200. तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर कितना है? 6,000. द लोअर ऑफ द टू यानी 6,075 और 6,000 में कम कौन सा है? 6,000. एम्प्लॉय के पॉकेट से निकला कितना है? 5,000. तो परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेशन होगा 6,000 माइनस 5,000 से. यहाँ पर क्या बोला देखो. In the case of accommodation taken on lease by the employer, the accommodation will be deemed to have been provided at a concessional rate. ये होना चाहिए.
if the rent paid by the employer, ध्यान से सुनना, or 15% of salary, rent paid by the employer or 15% of salary, whichever is lower, exceed the rent recoverable from the rent employee. माने इन दोनों में से जो कम होगा उसमें से जो एम्प्लॉय के पॉकेट से निकलेगा वो माइनस करना है. अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो टैक्सेबल है, नहीं तो टैक्सेबल नहीं. सर अगर इस मान लीजिए आप 6000, हाँ, अगर 4000 होता, अगर 4000 होता तो फिर 6075 से होता. सॉरी, व्हिचएवर इज लोअर, माने 4000 होता, 4000 माइनस 5000, तब ये परक्विजिट तो नहीं होता, क्योंकि जितना वैल्यूएशन है उससे ज्यादा रेंट तो दे रहा है ना, तभी परक्विजिट ही काउंट नहीं होगा. माने मैं समझ गया तेरा बात. तू बोल रहा है वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 6000 की जगह अगर 4000 होता तो 4000 से 5000 तुम अपने पॉकेट से एज एन एम्प्लॉय दे रहे हो, तो फिर वो परक्विजिट कहाँ हुआ? माने एम्प्लॉय का जितना खर्चा है उससे ज्यादा तो मैं दे रहा हूँ, इसमें मेरा बेनिफिट कहाँ है? अगर एम्प्लॉय के खर्चा से कम मैं देता हूँ तो इसका मतलब बेनिफिट एम्प्लॉय मेरे को दे रहा है ना. एम्प्लॉयर के पॉकेट से 6000 टका निकल रहा है, मेरे पॉकेट से 5000, तो इसका मतलब 1000 टका का बेनिफिट एम्प्लॉयर मेरे को दे रहा है, तो ये बेनिफिट को मैं परक्विजिट बोल सकता हूँ, है ना. परक्विजिट का मतलब यही होता है जो बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे तभी जाके वो होगा, अदरवाइज. एक बात का ध्यान रखना बस, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इज लोअर ऑफ क्या होना चाहिए? लीज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेलेवेंट 1200 टका, 1200 इंटू 5 महीने का 6000 हो रहा है, और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो कम होगा ना 6075 और 6000 में, व्हिच एवर इज लोअर, वो अमाउंट से एम्प्लॉय के पॉकेट से जो निकलेगा उससे माइनस करना पड़ता है. ये किस केस में? जब एम्प्लॉयर घर खुद रेंट लेके फिर एम्प्लॉय को देता है, तब ये वाला रूल फॉलो होता है. कौन चार्टा? अकोमोडेशन है चार्टा. ओ अच्छा अच्छा, मतलब तू प्रोविजंस बोल रहा है ना तू. कहाँ चला गया? हाँ बोल रहे এটা তো এই চারটাতে এটাই তো বলা ছিল. where the accommodation is provided by any other employer, ছবি তুলছিস কেন? আমি নোটস টাইপ পাঠিয়ে দেবো. আচ্ছা ঠিক আছে, নে 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 লিখে নে, আমি তো লিখিয়ে রেখেছি অলরেডি, এটা লেখানো আছে ফরম্যাটে. নিয়ে নে নিয়ে নে, ফরম্যাটে আছে, এটা ফরম্যাটে में लिखा हुआ है. अरे এটা এই যে এখানে এটা বলেছে actual amount of lease rent paid or payable by the employer or 15% of salary whichever is lower as reduced by the rent if any actually paid by the. अब इसमें अगर फर्नीचर देगा ना तो उसका फर्नीचर का एक अलग हिसाब होता है. तो ठीक है, चलो सब एक साथ खिचड़ी नहीं पकाना है. तो लोग रोते हुए दिख रहे हो सर. ठीक है मुझे, ठीक है. 17 वाला क्या बोला देखो. अच्छा ये तो क्लियर है ना. Using the data given in illustration 14, same question पे compute the value of perquisite if ABC Limited has provided television. अगर उसको टेलीविजन मैंने भी फर्निश हो रहा है सर, ठीक है, टेलीविजन दे रहा है, एलईडी हो या कुछ भी डब्बा दे, ठीक है. डब्ल्यूडीबी बता रहा है, डब्ल्यूडीबी माने फर्नीचर का रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन करके जो निकाला जाता है. डब्ल्यूडीबी 10,000 है, कॉस्ट 25,000 का है, ठीक है. 2 एयर कंडीशनर, ठीक है. ABC Limited provided television, WDB 10,000, cost 25,000, 2 air conditioner, the rent paid by the company. अच्छा एक सेकेंड, तो टेलीविजन एंड 2 एयर कंडीशनर, तो फिर ये वैल्यू WDB 10,000 है और कॉस्ट 25 है, ओवरऑल बता रहा है शायद. रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर का वैल्यूएशन तो कुछ यहाँ पर दिया नहीं है. ऐसे देखते हैं. द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर इज 400 टका पर मंथ. एयर कंडीशनर के लिए कंपनी अपने पॉकेट से 400 टका पर मंथ करके पे करता है. द टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1/1/2024, ठीक है. However, Mr. C is required to pay rent of 1,000 per month to the company for the use of this furnished accommodation. अब ये तो फर्निश हो गया, एसी मिल गया, टीवी मिल गया, ठीक है, बिछना बिस्तर वगैरह भी मिल सकता था, जो भी हो,
फर्नीचर के रूप में। अब क्वेश्चन इज दैट तो फिर ऐसे सिचुएशंस में क्या करें, तो फिर आपको अगेन पूरा प्रोविजंस को पहले एक बार देखना पड़ेगा। हियर अगेन वी हैव टू सी वेदर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट की नहीं। हाँ, प्रोविजंस लिख के ही करना पड़ता है, ठीक है। हैविंग अ एटलीस्ट शॉर्ट में कुछ तो लिखो। अच्छा देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या, देखो तो पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है तो आपका रूल बनता है ना, accommodation would be deemed to have been provided a concessional rate if 15% of salary exceeds rent recoverable from the employee. In case of furnished accommodation, the excess of this higher charge is paid or 10% per annum of the cost of the furniture. This is the rule. फर्नीचर या जो भी वैल्यूएशन है फर्नीचर का उसका 10% लिया जाता है एज द केस में भी ओवर एंड अबव द चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय। WDB के ऊपर जाता है, देखो मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये तो हम लोगों को पहले ही पता था 6075 मतलब 40,500 का 15% माने 6075। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे करता है। तो एम्प्लॉयर एसी के लिए कितना पे कर रहे हैं, 400 पर मंथ, 2 एसी 5 महीने का वो ऑक्युपाई करके रहा है, तो 400 पर मंथ 2 एसी 5 महीने का। और कॉस्ट कितना है टीवी का, सॉरी टीवी का कॉस्ट 25,000 का। 25,000 मैंने बेसिकली रूल बोलता है कि 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। रूल कहता है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। तो कॉस्ट और WDB में WDB इज द कॉस्ट और कॉस्ट इज परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस, तो उसका 10% लेना पड़ता है, WDB का 10% नहीं, ठीक है। तो 25,000 इंटू 10% फॉर 3 मंथ। क्योंकि 3 मंथ क्यों, क्योंकि टीवी बाद में मिला है। देखो यहाँ पर बोला है कब टीवी मिला है, ये देखो टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1/1/2024। अब तुम हिसाब कर रहे हो 2020 नवंबर से तो ऑक्युपाई किया है, लेकिन टीवी मिला है जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए टीवी यूज किया है ना, 3 महीने के लिए टीवी यूज किया है ना। तो फिर अल्टीमेटली तुम्हारे लिए क्या बनता है 25,000 इंटू 10% फॉर 3 मंथ्स। तो इसका हो गया 4,000 यानी 400 इंटू 2 इंटू 5 और इसका हो गया 625, 4,625। तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है तुम्हारा 4,625 वैल्यू, सॉरी 6,075 एकोमोडेशन का वैल्यू, फर्नीचर हो गया 4,625 का, टोटल हो गया 10,700 का, रेंट पेड कितना है 1000 इंटू 5 5,000 का। तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन गिवन एट कंसेशनल रेट हो गया 5,700 का, इससे माइनस करो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टैक्स। अब फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर आपको फर्नीचर वगैरह दे देगा ना, उसका आपको WDB भी देता है, कॉस्ट भी देता है। रूल कहता है 10% ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, वो तुम्हें ऐड करना चाहिए। अब कितना दिन तुम यूज कर रहे हो, तो WDB और कॉस्ट के अंदर फंस मत जाना, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, WDB दिया है तो वही लेना चाहिए, जज्बाती हो जाते हैं, अकाउंट से याद आ जाता है तब ना, क्योंकि अकाउंट्स में रिटर्न डाउन वैल्यू माने बेसिकली डेप्रिसिएशन हो के अभी कहां पर आके रुका है, ठीक है। करंट वैल्यू WDB बताता है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो अब पूरा रूल को भी पढ़ो यहाँ पर। So where the accommodation is taken on lease or rent by the employer, the value of parquet is determined under column 3 should be increased by the furniture is owned by the employer 10% per annum of the cost of the furniture, including television sets, radio set, refrigerator, other household appliances, air conditioning plant or equipment or other furniture। ये सब इसके अंदर काउंट होता है, सिमिलर अप्लायंसेस। इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड, अच्छा अगर कोई फर्नीचर हायर करता है तो फिर हायर चार्जेस को इंटू करना पड़ता है। एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम, जैसे कि एसी के केस में हायर किया है, as reduced by any charges paid by or payable by the employee। अगर उसमें से कोई भी खर्चा एम्प्लॉय के पॉकेट से निकलते हैं तो उसे माइनस करना है। तो जस्ट यूज द सिंपल लॉजिक, अगर एम्प्लॉय के पॉकेट से निकलेगा तो वो कभी परक्विजिट में काउंट नहीं होना चाहिए, तभी उसको माइनस करना चाहिए। तो अगर रेंटेड है एम्प्लॉयर का तो इंटू करके काउंट करो, जैसे कि एसी के केस में हुआ है। और अगर फर्नीचर टोटल में है तो टोटल कॉस्ट से 10% काउंट करो। मैंने थक पे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है सर, ये फर्निश्ड वाला आ सकता है, तो बी केयरफुल।
करना क्या है। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन से सारा चीज बना है। ठीक है, उसी क्वेश्चन जरूरत नहीं है ना, तुमको तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। सर अगर हम उसको सॉल्यूशंस लिखने के बाद बोले कि कंसिस्टेंट रेट में है ये सब है तो चलेगा ना, पहले लिखने के बाद ही सब करना पड़ेगा। नहीं, पहले प्रोविजंस लिख देने से ना, तुम क्यों कर रहे हो, मैंने सबसे पहला बात, तुम 15% क्यों यूज कर रहे हो, ये तो तुमको पहले बता देना चाहिए ना। व्हाई दिस 15%? बिकॉज दिस इज इन मुंबई। अगर ये मुंबई छोड़ के कोई दूसरा शहर होता, अगर नागपुर होता, तो ये 15% की जगह 10% होता। अगर मानो कि ज्मशेदपुर होता, ठीक है, तब 7.5% होता। सर ये चीज तो मेंशन करेगा ना, पॉपुलेशन बता देगा ना। 25 लाख से ज्यादा है कि 10 लाख। हाँ, अब देखो मुंबई बोला तो बोला नहीं ना क्वेश्चन में। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, इतना तो आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। ये 25 लाख के ऊपर वाला शहर है, इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए। इसका मतलब है नहीं कि हर शहर के बारे में जाने, लेकिन हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ बड़ा शहर नहीं दिया ना, कोई छोटा शहर देता है ना, तो उसमें बोल देते हैं कि पॉपुलेशन लेस देन, बोल देता है। सर मतलब इसको याद रखना है कि मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इसमें 25 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तब उसमें 15% हो जाएगा, अदरवाइज 10% आता है, नहीं तो 7.5% का भी रूल है। जब लेस देन 10 लाख, 10 to 25 लाख 10%, और 10 लाख के नीचे होगा तो 7.5%। समझ में आ रहा है ना सर? आप लोग एक काम करना, ये जो आरएफए वाला क्वेश्चन है, ये सब एक बार ना प्रैक्टिस करना, मेरे से ये वाला नोट ले लेना और इसको प्रैक्टिस करना। और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आरएफए का और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रह गया क्या? आई थिंक और नहीं है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो, आरएफए के लिए है ना। ठीक है, बस बाकी मेरे को सैलरी रिलेटेड ऐसा और कुछ नहीं करवाना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ये चीज डिस्कस कर लेना चाहिए, तो मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो एक बार अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और सैलरी के लिए बस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप लोग घर पे करते रहे ना, डाउट क्लियर करते रहे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना है, और आपको जो भी करना है डाउट करना है। मैंने अब क्या ना, मैं अब बस एक चीज और करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं सैलरी का कंप्लीट सेट, मैंने हर तरह का पॉइंट को उठाऊंगा। ठीक है, जो भी टॉपिक मोटा मोटी इधर उधर मिस हुआ है, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक है, तो अगर कुछ भी उसको भी कवर करने का कोशिश करें। एक कंप्लीट क्वेश्चन इतना में अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे बाहर नहीं है। हां भाई की आती है सर, जितना पॉइंट्स है उसी से आता है, इससे ज्यादा बाहर और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कुछ भी बाहर आता है तो मैं उसको टोटल क्वेश्चन में जब नेक्स्ट कल के क्लास में करवाऊंगा ना, तो उसमें मैं सारा टॉपिक करवा दूंगा जितना हो सकता है। अब एक आध इधर उधर का केस अगर आ जाए तो उसमें थोड़ा रिस्क अपना है भाई, उसको थोड़ा गो थ्रू करो प्रोविजन, क्योंकि अब एक एक कितना टॉपिक पढ़ा, इसीलिए तो इनकम टैक्स लोग पढ़ाना नहीं चाहता, बहुत माथा व्यथा होता है। नहीं सीरियसली, आपको अकाउंट्स का टीचर बहुत मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन टैक्स पढ़ाने के लिए ना, मतलब सीरियसली, मतलब टैक्स पढ़ाने के लिए अलग ही लेवल का पेशेंस चाहिए होता है। क्योंकि इतना सारा नियम है, फिर उसमें हजारों इतना सारा चीज है, मतलब लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ज्यादातर केस में। लेकिन ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे मैं आपको बोला आप लोग उसको फॉलो करो। ठीक है, और मैं एक समरी नोट दे दूंगा। ठीक है, समरी नोट में ना आपको जो जो एक्चुअली मैं लिखा दिया, सॉल्व करवा दिया, दैट इज एनफ, बट फिर भी एक समरी दे दूंगा। अगर कोई भी पॉइंट इधर उधर मिस हो जाता है तो वहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लेंगे, होगा तो वो छोटा छोटा पॉइंट ही होगा, अदरवाइज नहीं। फिर भी कल एक बार मैं गो थ्रू कर लूंगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मेरे से मिस हो गया है तो उसको कल के क्लास में मैं कवर कर दूंगा। इतना समझो कि नेक्स्ट वीक से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीक मंगलवार तो नहीं होगा, बुधवार तो होगा, ओ बुधवार भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेंगे और सैलरी का टेस्ट इसी मंथ अप्रैल के लास्ट में। हाँ, मोटामोटी 30-40 मार्क्स को मान के चलो। हाँ, 1-1.5 घंटे का टेस्ट तो रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, सैलरी का रेडी करो, सैलरी का टेस्ट होने वाला है, बाकी प्रैक्टिस कौन करना है इसमें। ठीक है, फिर बाय सर, टाटा। बाय सर। बाय सर, बाय सर।